वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अली अंजुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे कि नेशन क्या होती है, नेशन स्टेट क्या है, मॉडर्न नेशन स्टेट क्या है, और इसी में इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट क्या है और इसकी एमरजेंस में क्या ऐसे आप समझने के फैक्टर्स थे जो कि इसकी एमरजेंस का बायस बने। तो नेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नेशन बेसिकली क्या है? एक नेशन से मुराद कौम है। तो कौम क्या है? ऐसे लोग जो एक जगह पे रहते हों, वो अपना कॉमन कल्चर शेयर करते हों, अपनी लैंग्वेज के लिहाज से एक जैसे हों, वो अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में एक यकजहती में रहते हों, तो उसे कौम कहते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट नेशन का होता है वो है रिलीजियस, लैंग्वेज और कल्चर। अब बेसिकली कौम बनती कब है? कौम बनती बनती ही तब है रिलीजन के ऊपर बनती है, किसी स्पेसिफिक एरिया की लैंग्वेज के ऊपर बन जाती है, या उनका कोई कल्चर ऐसा सेम होता है। ठीक है। जिस एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से टू नेशन थ्योरी की जब बात हुई थी, तो टू नेशन थ्योरी क्या थी ये आपको बेहतर पता है मुझसे। आपको टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम एज रिलेटिव है, रेलिवेंट है। वो इसी से रिलेट करता है कि नेशन में जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है। ठीक है। तो अब हम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट क्या चीज़ है। स्टेट बेसिकली चार चीज़ों से मिलके स्टेट बनती है। ठीक है। अब स्टेट में आपकी टेरिटरी आती है, पॉपुलेशन आती है, सॉवरेनिटी आती है और गवर्नमेंट आती है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जो मार्शल हैं, ये एक राइटर हैं, ये अपनी बुक में लिखते हैं वेल्थी नेशंस में। उसमें ये कहते हैं कि जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं स्टेट के, वो क्या हैं? वो हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, परमानेंस, रिकग्निशन, टैक्सेशन, रेगुलरिटी, और यहाँ पे लॉज हैं, रेगुलेटरी लॉज हैं, और पीपल और सिटीजन्स। बेसिकली अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम सिटीज़न की ही बात करते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो कि रेफ़र करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी को, जो कि गवर्न की जाती है पॉलिटिक्स एंड एक्टिंग अंडर लॉज ऑफ द लैंड। ठीक है। एज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी आपके सामने एक मैप नज़र आ रहा है। बेसिकली ये मैप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप है। तो यहाँ पे ये मैप लगाने का मकसद यही है कि जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये डेमोक्रेट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे दो पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। तो बेसिकली ये जो स्टेट्स हैं, यानी कि 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। तो ये क्या हैं? ये 50 स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो टेरिटरी है उनकी, जो गवर्नमेंट है, जो सॉवरेनिटी है उनकी, वो सबकी अलग है। अलग से मुराद ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप बात करें गवर्नमेंट की, तो ड्रग जो सा है, या ड्रग एडिक्शन जो है वो कुछ स्टेट्स में लीगल है और कुछ स्टेट्स में इलीगल है। हैं तो वो स्टेट्स, लेकिन कहीं पे गवर्नमेंट का रूल कुछ है और कहीं पे गवर्नमेंट का रूल कुछ है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट में यही चीज़ है कि जो पॉपुलेशन है वहाँ की, जो टेरिटरी उन्होंने डिफाइंड की हुई है, और जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, उस गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी है जो अपनी खुद मुख्तारी से उस स्टेट को चलाती है। और कंट्री हम किसे कहते हैं? कंट्री हम कहते हैं जिस तरह 50 स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, तो अगर हम एक होल बात करें, एक प्रॉपर उसकी टोटल मैप की बात करें, पेरिफेरी की बात करें, तो वो एक कंट्री है। जिस तरह पाकिस्तान भी एक कंट्री है जिसके 4 स्टेट्स हैं। ठीक है। पाकिस्तान क्या है? फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेट्स हैं उसकी वो कौन सी हैं? आपकी 4 है, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान। ठीक है। ये आपकी 4 स्टेट्स हैं। ठीक है। ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने दी है। ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स में अगर मैंने आगे लिखा हुआ है सिटीजन्स, या रिकॉग्नाइज्ड लैंड, रजीम, एडमिनिस्ट्रेशन, कौंसिल या जुरिस्डिक्शन, सुप्रीमेसी, बेसिकली इन सब का मतलब एक ही सेंस में आएगा अगर ये आप स्टेट की बात करें तो। ठीक है। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन को जब तक कोई गवर्नमेंट गवर्न नहीं करेगी उसके सिटीजन्स को, और वो एक जो कमांड है वो नहीं देगी अपने सिटीजन्स को, तब तक जो पॉपुलेशन है वो स्टेट की, वो स्टेट नहीं कहलाएगी, चाहे उसके अंदर पॉपुलेशन हो। ठीक है। या उसके अंदर पॉपुलेशन की तादाद कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है। जिस तरह स्मॉलेस्ट कंट्री जो सी है वो वेटिकन सिटी जो सी है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है। तो अब हम टेरिटरी की बात करें, तो जैसा मैंने पहले भी टेरिटरी की बात की है, टेरिटरी से मुराद ये है कि आपकी क्लियरली डिफाइंड एक टेरिटरी की बाउंड्रीज़ हों, जो आपके
बॉर्डर्स हैं वो रिकग्नाइज्ड हों, ठीक है। रिकग्नाइज से मुराद ये है कि आपकी जो बाउंड्री पेरिफेरी है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज की जाए, ठीक है। तब आपको एक स्टेट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जिस तरह उस स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मैंने आपको चार आप समझ लें कि एलिमेंट्स या करेक्टर बताए हैं। एक स्टेट के अंदर ये चार चीज़ें हों तो उसे स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो अब टेरिटरी हो गया। अब गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट बेसिकली मेन आप समझ लें फीचर है, मेन फंक्शन है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो वो स्टेट के अंदर अगर तीन चीज़ें मौजूद हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी, जो कि पहले भी मौजूद रही हैं हिस्ट्री में, जब तक वहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, जो आप समझ लें कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है उस लैंड के अंदर जिसमें लोग रहते हैं, उसके अंदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्फोर्स करते हैं पॉलिसीज़ को थ्रू ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से मुराद पब्लिक अफेयर्स जो से होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंस्टीट्यूट ऐसे बनाती है जो पब्लिक अफेयर्स को डील करे, ठीक है। जो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट उसको डील करे ताकि वो बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और अपनी लीडरशिप और मैनेजमेंट से बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे किसको, जो पीपल वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत है वहाँ पे जो स्टेट में रह रहे हैं, जो एक स्टेट को बेसिकली टैक्स पे कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को जो इलेक्ट किया है, जो कि गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के बाद आप समझने के जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें यही चीज़ एक्सरसाइज की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है, पब्लिक पॉलिसीज़ बना रही है ताकि वो जो स्टेट अफेयर्स हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर सके, ठीक है। तो मोस्ट स्टेट्स जो सी होती हैं वो ये जैसे कि लिखा हुआ है, मोस्ट स्टेट्स required such as government must be recognized within its defined territory by an other nation or community, ठीक है। तो इसका मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ है वो यही है कि जो स्टेट तब तक स्टेट रहेगी जब दूसरी स्टेट्स उसको रिकग्नाइज कर लेंगी, ठीक है। तो सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि हाकमियत क्या है, सॉवरेनिटी से मुराद हाकमियत क्या है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है वो क्या है। बेसिकली अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। और अगर हम किसी सेकुलर कंट्री की बात करें, जैसे टर्की की बात करें या इंडिया की बात करें या यूएसए की बात करें, जहाँ पे जो सॉवरेनिटी है वो बिलोंग्स टू पीपल है, ठीक है। जो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल है, पीपल डिसाइड करेंगे कि हमें कौन रूल करेगा या हम एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी किसको देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के तीन तरह के पावर होते हैं गवर्नमेंट के पास। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर, एग्जेक्टिव पावर और जुडिशरी पावर। और ये आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सेपरेशन ऑफ पावर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपको ये बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा कि जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो क्या है। कि जो लॉज मेकिंग बॉडी होते हैं, आपके जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं जो प्रोविंशियल या नेशनल लेवल्स पे, वो क्या करते हैं, वो लेजिस्लेट करते हैं कि पावर इस तरह की होनी चाहिए। और एग्जेक्टिव जो सी है उस पावर को इन्फोर्स करवाती है, एडमिनिस्टर्ड द लॉ टू पीपल एंड कंट्री, ठीक है ना। जो पीपल हैं, जो कंट्री में उसमें रहते हैं, जो स्टेट्स हैं, वो स्टेट तब प्रॉपरली फंक्शनल करती है जब उसमें तीन जो ये गवर्नमेंट के पावर के एलिमेंट हैं ये अपना प्रॉपर काम करते हैं। और जिस तरह जुडिशरी का काम है, जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करना ताकि वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट सिविल सोसाइटी में जनरेट ना हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट का जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है स्टेट का, वो बेसिकली स्टार्ट ही होता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब उन्होंने मदीना में पहली रियासत बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना दिया, प्रोवाइड किया। तो वो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट थी, ठीक है। तो जो कि रिप्रेजेंट करती थी जो पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा, जिसे हम नेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू खिलाफत। तो जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो उनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डेसिपल्स थे, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डेसिपल्स थे उन्होंने जो खुलफाए राशिदीन जिन्हें हम कहते हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाया और
आगे उमैया और अब्बासी खिलाफत चली, ठीक है। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो वेलफेयर स्टेट है, वो इजमा का कॉन्सेप्ट रखती है, वो इत्तेहाद का कॉन्सेप्ट रखती है, उसमें कस्टम्स ट्रेडिशंस है, तौहीद का जो उसमें एलिमेंट है, जिस तरह मैंने बताया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह है, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इस्लामिक लॉज से मुराद ये है कि जो भी वो अपने मुल्क में कानून बनाएंगे उस स्टेट के अंदर, उस इस्लामिक स्टेट के अंदर, वो वो होंगे कुरान और सुन्ना की रोशनी में, ठीक है। और सबको इक्वालिटी और ब्रदरहुड जो भी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस्लामिक एम्पायर की बात करें तो लॉन्गेस्ट और सबसे लंबी जो एम्पायर रही है जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट पे रूल किया है ऑलमोस्ट 600 सालों तक, तो वो क्या है, वो ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर का चूँकि डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन होने की जो वजूहात हैं या नेशन स्टेट के आने की जो वजूहात हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे बताऊँगा। तो आगे पढ़ाऊँगा, तो आगे बढ़ाने से मुराद ये है कि मैं आपको प्रॉपर इसकी रीज़न बताऊँगा, ठीक है। तो कि ये स्टेट्स क्यों डिक्लाइन हुई, ठीक है। तो अब एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम ये क्या है, बेसिकली आपने नेशन स्टेट सिस्टम समझ लिया है कि इस्लामिक स्टेट क्या होती है, वेस्टर्न स्टेट क्या है, और नेशन स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक पिक्चर देखें तो ये बेसिकली मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लगाई है कि जो आप समझिए कि मिडीवल पीरियड है जिसमें यूरोप डार्क एजेस में था, वहाँ पे खाना जंगी आम थी, वो बहुत ज़्यादा आपस में जंगें हो रही थी उनकी। तो इम्पीरियल पावर जो सी हैं या सल्तनत हैं वो इस्टेब्लिश हो रही थी, जिसमें जो रूलर हैं वो किंग हैं, मोनार्की सिस्टम चल रहा था, जिसमें आप समझ लें कि बिफोर 1648 से वहाँ पे मोनार्की और किंग चल रहा था डिवाइन राइट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। डिवाइन राइट से मुराद ये है कि वो चर्च के साथ मिल के, क्योंकि चर्च से मुराद ये है क्योंकि 1648 से वहाँ पहले 1648 से पहले वहाँ पे रिलीजन डोमिनेंट था, और रिलीजन डोमिनेंट होने से मुराद ये है कि जो रूलर है, जो किंग है, वो अपने आप को रूल और किंग मनवाता था, ये कह के कि मुझे खुदा ने भेजा है, डिवाइन राइट है मेरे पास। और जो वहाँ के रिलीजियस पॉप थे, जो कि क्रिश्चियनिटी में पॉप होते हैं, वो इस चीज़ को लेजिटिमाइज़ करते थे कि जो कैथोलिक्स हैं वहाँ के, वो रूल करते थे प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर, ठीक है। जो मिडीवल पीरियड है वो बेसिकली 5th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक रहा है। तो वहाँ पे इस पीरियड में रिलीजन जो है वो डोमिनेंट था, और इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस में कोई भी पॉलिटिकल फ़िलोसोफर प्रोड्यूस नहीं हुआ यूरोप की डार्क एजिस में। और अगर हम एंशियंट पॉलिटिकल फ़िलोसोफर की बात करते हैं जो कि है सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, इनका जो टेन्योर है वो है बिफोर कॉमन एरा टू 5th सेंचुरी। और जो मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलोसोफर हैं मैकियावेली जैसे हैं, इनका मिड 16th सेंचुरी से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे रेनाइसेंस होता है, रीज़न आती है, यूरोप अपनी डार्क एजेस से बाहर आता है। तो ये मिडीवल पीरियड का जो टाइम है 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, बेसिकली जब ये रेनाइसेंस शुरू होता है तो क्या होता है, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो जब उसका फॉल होता है तो एक ट्रांजिशन होती है रेनाइसेंस की तरफ, जो एज ऑफ डिस्कवरी जिसे हम बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो एज ऑफ डिस्कवरी या रेनाइसेंस की तरफ आने के लिए ये 30 साल तक लड़ाई होती है, यानी कि 1618 से लेके 1648 तक तकरीबन 30 साल बनते हैं, लड़ाई होती है किन के बीच में, जो कैथोलिक्स हैं जो रूल कर रहे हैं, जो चर्च की डोमिनेंस में रूल कर रहे हैं एज अ किंग बन के, और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो उनको रूल किया जा रहा है, और वो प्रोटेस्टेंट जो से हैं तो वो वहाँ पे एक जब रीज़न डोमिनेंट होता है तो आप समझ लें कि जब रीज़न आता है तो वो कहते हैं कि ये रूल ठीक नहीं है कि एक इंसान रिलीजन की बेस के ऊपर हमें रूल करे। तो इस वजह से जब 30 साल जंग होती है 1618 से लेकर 1648 तक, तो क्या होता है, तो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया होता है 24 अक्टूबर 1648 को। और उस ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया जब साइन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा जाता है, ठीक है। तब जाके नेशन स्टेट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है, फर्स्ट टाइम नेशन स्टेट सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ वेस्टफेलिया जो हुई थी उसके 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं,
और वो क्या हैं, वो यही हैं कि जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में, जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वहाँ पे सोशल इक्वालिटी और फ्रीडम होनी चाहिए, वहाँ पे रिकग्निशन ऑफ सोवरन स्टेट्स होना चाहिए। ठीक है, इसका मुराद ये है कि हमें एक सोवरन स्टेट कंसीडर करना चाहिए जो कि 109 मेंबर कंट्रीज़ थे, जब मेंबर अब स्टेट्स कह लें कि थे, उन्होंने साइन किया था कि रिकग्निशन हमें एक सॉवरन स्टेट कंसीडर किया जाए। ठीक है, और उसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस इन द सॉवरन स्टेट इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, कि कोई भी किसी स्टेट के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको कि जो रेड क्लिफ जो अवार्ड मिला था, जो जिसमें डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, बेसिकली वो ट्यू हुआ तो ट्यू नेशन थ्योरी के परस्पेक्टिव से ही था, लेकिन जिस तरह ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने वहाँ पे 109 मेंबर को नेशन स्टेट में डिवाइड कर दिया, इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया को रेड क्लिफ अवार्ड के नाम पे अलग कर दिया गया। और इसी तरह से ट्रीटी ऑफ लुजियाना एंड ट्रीटी ऑफ वार्स जो डिवाइड करते हैं ऑटोमन एम्पायर को इनटू टर्की, सऊदी अरेबिया, फ़लस्तीन। बेसिकली जो ऑटोमन एम्पायर था वो काफ़ी फैला हुआ था, तो इसीलिए जो टर्की का हिस्सा टर्की के पास रह गया, कुछ सऊदी अरब को मिल गया, फ़लस्तीनियन पीपल को मिल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। इसका बेसिकली कंक्लूजन क्या है? ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम अगर बात करें नेशन स्टेट सिस्टम की या मॉडर्न नेशन स्टेट की, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसका क्या वजह है कि जिस तरह कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लाइक नॉम चॉम्स्की, वो कहते हैं अपनी बुक में हु रूल्स द वर्ल्ड में, वो कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न स्टेट्स का, वो कहते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, जो मल्टी कॉरपोरेशंस हैं, वो रूल कर रही हैं वर्ल्ड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इंटरडिपेंडेंस आपकी बहुत ज़्यादा है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या WTO कल्चर है, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपकी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर करती हैं। क्योंकि आपको ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब लोन चाहिए होता है तो आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी मांगते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं वो क्या हैं, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA, ये सारी न्यूक्लियर पावर स्टेट्स जो हैं ये बिल्कुल इक्वल नहीं हैं जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। इस वजह से ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बिल्कुल भी आप समझें कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद है आप मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।